हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे एकदम धुआंधार क्लास हो रही है, जिसमें हम आपके 8000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। और इसके पहले हमने काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ा भी दी हैं। जिसने नहीं पढ़ी है ना, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, जो कोई बाद में देख रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 8000 क्वेश्चंस की सीरीज हमने पहले ही बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्ज़ाम में 100% पूरी गारंटी है। अगर आपके 125, वैसे तो 125 ही आते हैं, 125 क्वेश्चन है, तो पूरे 125 में से 124 तो आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाए। पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, चाहे वो करंट के हों, चाहे वो आपका थ्योरी वाला हो। ठीक है, तो 125 में से 124 की जो तैयारी चल रही है, वो यही 8000 क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ से पढ़ लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप खुद वहाँ से आकर बताएंगे कि हाँ मैम, 8000 वाली सीरीज आपको कितना बेनिफिट दे कर आई है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, हो सकता है जो क्वेश्चन हम पढ़ाएं, जो मतलब स्क्रीन पर क्वेश्चन हो, वो ना मिले, लेकिन जो हम आपको डिटेल बता दें, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल भी सुननी है। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो यहाँ 8000 वाली सीरीज़ में बताई जा रही है, चाहे वो डिटेल वाली हो, चाहे वो क्वेश्चन वाली हो। तो डेली शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है और एकदम धुआंधार सेशन बनाना है। ठीक है, और सभी तक शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी पता भी नहीं है कि 8000 वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जो आपके टीजीटी आर्ट को दे रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कल हमने आपको 85 नंबर तक पढ़ा दिया था, और हमने कहा था कि 86 नंबर से हम आपको जो पढ़ाएंगे, उसकी जो डिटेल होगी वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी, है ना। कल हमने आपको बताया था ना, तो आप लोग आज की डिटेल बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने जाने की संभावना है इधर से। ठीक है, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट होके बैठिएगा अच्छे से। हाँ, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, सभी लोग टाइम से आया करिए। बिल्कुल 7 बजे का टाइम है, तो 7 बजे ही उपस्थित हो जाया करिए। ठीक है, चलिए। तो कल हमने 85 यहाँ तक पढ़ा दिया था। जिसने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है आपके सामने, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, रैफेल, जियोवानी। बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। मूर्तिकार भी था पूछा है। ऑप्शन ए माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो कहाँ का है, एक चीज़ याद रखना है कि ये जो है ना, माइकल एंजेलो स्थापत्यकार भी था, चित्रकार भी था, कवि भी था, और मेन जो था ना, वो मूर्तिकार था, जिसके लिए ज़्यादा फेमस था ये। ठीक है, याद रखना है माइकल एंजेलो। चलें आगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, बताइए। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग खोल के बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है काला। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त जो पात्र मिले हैं, इसके लाल धरातल पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। धरातल लाल होता था और काले रंग से डिजाइन। आगे, अविग्नॉन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया। मोदिग्लियानी, पिकासो, लॉथरेक, जॉन ग्रीस। बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा पिकासो। ठीक है, पाब्लो पिकासो ने 1907 में अपना ये जो चित्र है अविग्नॉन सुंदरियां पूर्ण किया था, जो घनवाद का सबसे मतलब सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। घनवाद का जो सबसे पहला चित्र माना जाता है, घनवाद का कौन सा, अविग्नॉन सुंदरियां। ठीक है, आगे चलते हैं। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था। कोरो, मातिस, डेगा, कोर्बे। बताइए 89
सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। यहाँ पर टाइम आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। अगर आप 1 मिनट देंगे तो 1 मिनट में जाने कितने क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएंगे, बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है कूर्बे। ठीक है, याद रखना है जेरिको से प्रेरित होकर कूर्बे ने खुद को यथार्थवादी के रूप में घोषित किया था और देहाती जीवन के बड़े आकार के तेल चित्रण बनाए थे। ठीक है, आगे है लॉफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया है? एनग्रेस, फ्रांस हॉल, रैमरा, गोया। क्या होगा 90? चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी फ्रांस हॉल। ठीक है, तो फ्रांस हॉल के विश्वविख्यात चित्रों में हंसने वाला घुड़सवार, लॉफिंग कैवेलियर जिसे कहते हैं हिंदी में, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इस, देखो ये इंग्लिश दी हुई है लॉफिंग कैवेलियर, अगर हिंदी में दे दे हंसने वाला घुड़सवार तब भी आपको यही लगाना होगा। ठीक है, जो फ्रांस हॉल हैं इनके विश्वविख्यात चित्रों में हंसने वाला घुड़सवार और फिर योकर, और एक सेकेंड लिख देते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसका, योकर राम्प और उसकी प्रेसी, ये भी फ्रांस हॉल्स का ही चित्र है, ये चीज़ याद रखना है। एक और है हार्लेम के वृद्धा आश्रम की महिला प्रशासक, ये भी प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखना है, इनके चित्रों की बात थी। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया लिख के। आगे है किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? चीन, क्रीट, असीरिया, मिस्र। बताइए 91 का क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है मिस्र। ठीक है, मिस्र में अनेक व्यक्तिगत शैलियों और कला संप्रदायों को भी पहचाना जा सकता है, लेकिन ये सब यहाँ की नामहीन कला की स्थापनाओं के आधार पर ही विकसित हुए हैं। ठीक है, और फराओं, देवताओं तथा मरणोपरांत जीवन की आवश्यकताओं का आधार लेकर यह कला धार्मिक और मृत्यु संबंधी संस्कारों और समाधि ग्रहों के निर्माण का लक्ष्य लेकर ये चलती है। कहाँ की कला? मिस्र की कला। ठीक है, अंत्येष्टि मतलब यही भूत प्रेत वाला होता है। ठीक है, मतलब जीवन के अंत से रिलेटेड होता है। आगे है सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा, किसके लिए? सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस 92, फटाफट से करेंगे आंसर। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है टेक्सचरल मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग टेक्सचरल मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आगे, प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया था? होमर, एरिक गिल, कैरोल समर, जॉन गुटेनबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं एक भी। ठीक है, हाँ, क्या होगा आंसर? 93। आंसर की बात की जाए, ऑप्शन डी, जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने कब किया था? 1439 ईस्वी में। कहाँ पर? जर्मनी में किया था। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है। लकड़ी की कठोरता का, कोमलता का, स्वाभाविक टेक्सचर का, स्निग्धता का। क्या होगा आंसर? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन सी, लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का। ठीक है, वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का लाभ ले लेता है। ठीक है, आगे, विज्ञापन कॉपी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तीव्र स्पर्धा, खरीदार का लाभ, मैसेज, हेडलाइन। ऑप्शन सी, ये है मैसेज। ठीक है, विज्ञापन कॉपी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संदेश होता है, जिसे हम
मैसेज बोलते हैं, ठीक है। और विज्ञापन विक्रय कला का नियंत्रण जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को दृश्य एवं श्रव्य संदेश इस उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है कि विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य या फिर व्यवहार करने लगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? वादा करना, उसकी मौलिकता, अपील की योग्यता, इसकी व्यावसायिकता। क्या होगा? चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वादा करना। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? वादा करना, ठीक है। आगे, टैग लाइन को क्या कहते हैं? जॉ लाइन, पंच लाइन, फिक्स लाइन, थिन लाइन। क्या होगा आंसर? टैग लाइन को चलो आंसर ही निकल गया मुझसे। क्या कहते हैं? पंच लाइन कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया है? बताइए। अभी कुछ ही दिन पहले ये चीज़ हमने पूरी डिटेल में पढ़ाई थी आपको ब्लू पीरियड के बारे में। क्या होगा? आज हम फिर अच्छे से बता देंगे, बताइए। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1901 से 1904, ठीक है। पाब्लो पिकासो स्पेन के चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, स्टेज डिजाइनर, कवि और नाटककार थे। पहली बात तो ये क्या क्या थे? चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, प्रिंट मेकर थे, स्टेज डिजाइनर थे, कवि और नाटककार थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ बिताया था? फ्रांस में बिताया था, ये भी याद रखना है, ठीक है, फ्रांस में बिताया था। और पिकासो के कार्यकालों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से है, अब हम बताते हैं। पहला है ब्लू पीरियड के आधार पे, तो ब्लू पीरियड के टाइम पे 1901 से 1904 माना जाता है, ठीक है, ये था ब्लू पीरियड के टाइम का। दूसरा है आपका 1904 से 1906, 1904 से 1906, इस टाइम को क्या कहते हैं? इसके टाइम को कहते हैं रोज पीरियड। जैसे इसने ब्लू पीरियड दिया है ऐसे ही बोल देगा रोज पीरियड का टाइम क्या था, तो बताना होगा 1904 से 1906 ईस्वी का था, ठीक है। ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे ही एक और पीरियड है जो पूछ लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, अफ्रीकन। हाँ, ये एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। पहला हमने बताया आपको ब्लू पीरियड, उसका टाइम क्या था? 1901 से, अरे क्या लिख रहा है ये, 1901 से 1904, ठीक है। फिर हमने बताया आपको रोज पीरियड, इसका टाइम क्या था? 1904 से 1906 का था, ठीक है। और एक होता है आपका अफ्रीकन। क्या होता है? अफ्रीकन इन्फ्लुएंस्ड अफ्रीकन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड, इसका टाइम क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है। 1907 से लेकर 1909 के बीच में, 1907 से लेकर 1909 के बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और पिकासो ने घनवाद और अति यथार्थवाद कला आंदोलनों को अपनी कृतियों से समृद्ध किया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, ये किसने कहा है? बताइए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ठीक है। बताइए क्या होगा 99 का? ऑप्शन सी ये है पाल गौगान। आगे बताइए, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अ सरफेस, ये कथन किसका है? गोया, माने, डेगा, सिउरा। 100 का क्या होगा? पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अ सरफेस, कथन किसका है? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसने सिउरा बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है रंग परिप्रेक्ष्य है, कलर इज पर्सपेक्टिव, यह किसने कहा है? सेजांग, कोरो, गोया, रेलो। क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे सभी लोग। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रंग परिप्रेक्ष्य है, कलर इज पर्सपेक्टिव, यह कथन है पॉल सेजांग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है थ्री वुमेन किस सुविख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, ए.एन. टैगोर। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा? आंसर बिल्कुल सही है। जिसने ऑप्शन बी दिया है अमृता शेरगिल, उसका सही है। ठीक है, प्रसिद्ध तेल चित्र थ्री वुमेन किसके द्वारा बनाया गया है? अमृता शेरगिल के द्वारा निर्मित है। और इनके और भी हैं, अछूत बालिका, बालिका वधू, भारतीय लड़कियां, नील वसना और विश्राम भिखारी पनिहारिन और हल्दी पीसती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, फल बेचने वाली, वृक्ष का श्रृंगार, पर्वतीय स्त्रियां, पर्वतीय पुरुष और वार्तालाप। ये सब अमृता शेरगिल की कृतियां हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए और जो आपको आया करे वो भी आप कमेंट में छाप के बता दिया करिए। ठीक है, जैसे हम कोई पॉइंट छूट जाया करे तो आप लोग उसमें ऐड कर दिया करिए। ठीक है, हाँ, क्या है? अछूत बालिका, बालिका वधू, भारतीय लड़कियां, नीलवासना, विश्राम, भिखारी पनिहारिन, हल्दी पीसती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्थान, फल बेचने वाली और वृक्ष का श्रृंगार, पर्वतीय स्त्रियां, पर्वतीय पुरुष और वार्तालाप। ये सब किसके हैं? अमृता शेरगिल के हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक क्या है? कैचिंग फिश, हल्दी ग्राइंडर, मदर एंड चाइल्ड, ऑटम। क्या होगा? 103 का ऑप्शन ए, कैचिंग फिश किसकी है? प्राणनाथ मागो की। ठीक है, प्राणनाथ मागो जो थे ना, ये चित्रकार भी थे, शिक्षाविद भी थे और कला समीक्षक भी थे। ठीक है, याद रखना है। और एक चीज याद रखना है, प्राणनाथ मागो जो हैं ये 25 मार्च 1949 को दिल्ली में स्थापित दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य थे। किसके? दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी थे। ठीक है, याद रखना है। आगे है कथन और कारण से क्वेश्चन। चलिए बताइए आंसर क्या होगा 104 का। रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंगों को अनुरूपी रंगों से भी संदर्भित किया जाता है। रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंग प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों के बीच में स्थित होते हैं। क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे आप लोग। चलिए, ऑप्शन ए जो दिया है ये कथन, ये गलत है, जबकि आर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखना है। तो देखिए, लाल पीला नीला ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, और फिर आपका बैगनी, नारंगी, हरा और क्या हो गया, रसेट, ऑलिव और सिरटन, ये सब आपके क्या हैं? ये तृतीयक रंग हैं, याद रखना है। ठीक है, और रंग चक्र के संबंध में तृतीयक रंगों को अनुरूपी रंगों से भी संदर्भित करते हैं और रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंग प्राथमिक रंग तथा द्वितीयक रंगों के बीच स्थित होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तृतीयक जो होते हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में होते हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से अभिकथन और कारण से है। बताइए, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। क्या होगा आंसर इसका? सभी लोग करेंगे, सभी लोग। चलिए, आंसर की बात करते हैं। ए सही है, आर भी सही है। ठीक है, याद रखना है, ये भी सही है और ये भी सही है।
प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में सबसे ज़्यादा आखेट और शिकार के चित्र मिले हुए हैं और मानव ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है और ये पशु उसने अपने आखेट में देखे थे, मतलब ये जो पशु थे उसने अपने आखेट में लिए थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय भी प्राप्त की है और इस कारण उसके प्रमुख चित्र विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक है। ठीक है, याद रखना है। और प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। ठीक है, मेन चीज़ ये लिखी हुई है इसमें। आगे चलते हैं। फिर से अभिकथन और कारण का है, बताना है। ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तेल रंग चित्रण में होता है और ड्राई संघात विधि का प्रयोग प्रकार के टेक्सचर उत्पन्न करते हैं। क्या होगा आंसर, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 106, शाबाश। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तेल रंग चित्रण में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, किस में होता है, जल रंग और तेल चित्रण दोनों में होता है। और ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। आगे है फिर से अभिकथन और कारण का। चलिए इतने में ही बता दीजिए। अकबरकालीन मुगल पेंटिंग में चित्रों में क्षैतिज रेखा को हमेशा ऊंचा दिखाया गया है बाद के मुगल कालीन चित्रों की अपेक्षा। और अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, इसलिए अकबर चाहता था कि चित्रों में भूतल पर होने वाली सभी घटनाओं का अंकन हो। बताइए क्या होगा आंसर। ये दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई हैं। ठीक है, ये भी और ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है, ये भी दादा टाइप का क्वेश्चन है। चलो बताओ, लिथोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को क्रम से लगाना है। बताइए क्या होगा आंसर, कैसे लगेंगे इसका सही क्रम। चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पहले कार्बोरंडम पाउडर, फिर अरेबिक गम, फिर तुशें, फिर वॉश आउट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से इसका, ठीक है, इसका क्रम है। चलिए आगे नेक्स्ट है, उष्ण के क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या होगा आंसर इसका, दिए गए रंगों को शीतल से उष्ण के क्रम में, ठंडा फिर गर्म। बताइए 109। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले नीला, फिर हरा, फिर किरमिजी, फिर सिंदूरी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसका सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम कौन सा है बताइए, क्या होगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, जितने भी अभी हमने पढ़ा है ना पीछे से सीक्वेंस में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट पे आधारित है। बताइए 110 का आंसर बी हो जाएगा, पहले कल्प सूत्र, महापुराण, हमजानामा, रज़्मनामा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ें, इनको लिखा किसने है ये भी बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, HW है। ठीक है, इन चारों को किसने लिखा है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। आगे, भारतीय चित्र शैलियों को कालक्रम के अनुसार बताना है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4-4 बार देख लीजिएगा दिन में, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन तो आपको इसी फॉर्म में मिलने ही हैं। बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी दिया है जिसने, उसका सही है। ठीक है, पहले अजंता, फिर कांगड़ा, फिर गढ़वाल, फिर बंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, इनको सुमेल करना है, कूट भी दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको हम ही मिला देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, नीचे तक गया है।
शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा है, ये कहाँ पर है? तो ये आपके सासाराम बिहार में है ना। दूसरी है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी? छाप के बताओ जल्दी से, अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी? इसका क्या होगा? जौनपुर में है। फिर है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये कहाँ पर है? तो ये आपके गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का शासक था? दिल्ली का था। तो बस इतने से याद रख लीजिए, दिल्ली में बनवाया। फिर आता है हिंडोला महल, हिंडोला कहाँ? मांडू में है। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। शेरशाह, सासाराम, अटाला, जौनपुर, गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली और हिंडोला, मांडू। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन था, दूसरे पेज में भी था, इस वजह से हमने बता दिया है। बताइए, निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रों को उसके कलाकारों के साथ सुमेल करना है। रेफ्ट ऑफ मेडुला, रैफेल, स्क्रीम, एडवर्ड मुंक। बताइए क्या होगा आंसर? <clears throat> 113 का क्या होगा? आंसर होगा आपका, एक सेकेंड, अरे यार ये तो कूट वाला है दिया है, ये भी बहुत बड़ा सा है। एक काम करिए, ये अब बताइए, इतने में ही देख के बता दीजिए क्या होगा। सही सुमेल करना है। रेफ्ट ऑफ मेडुला, स्क्रीम, लंच ऑन द ग्रास, स्कूल ऑफ एथेंस, क्या होगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 113। देखिए कैसे मिलाएंगे। रेफ्ट ऑफ मेडुला जो है ये जेरिकॉल्ट, ठीक है, और स्क्रीम एडवर्ड मुंक, ठीक है, सही रखा है ये। फिर लंच ऑन द ग्रास, ये है, ये लिखा है माने, ठीक है। स्कूल ऑफ एथेंस ये रैफेल, ठीक है। इस तरह से इसका मिलान होगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है, किस गुफा में है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गुफा में है? ऑप्शन डी हो जाएगा पिंडाल, ठीक है। पिंडाल गुफा स्पेन में स्थित है। पहली बात तो कहाँ पर है ये? स्पेन में है। और यह 400 गज लंबी है। कैसी है? 400 गज लंबी है। और यहाँ एक विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है जिसके शरीर के मध्य में लाल रंग का पान के आकार का चिन्ह बना है और जो हृदय की स्थिति बताता है। क्या बताता है? हृदय की स्थिति बताता है, ये भी याद रखना है। और इसके अलावा मछली और विशाल हाथी की आकृति भी उकेरी गई है जो मैग्डेनियन युग की है। युग भी पूछ लेता है, कौन सी युग की है? मैग्डेनियन युग की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनको फिर से सुमेल करना है, बताना है। बताइए, चलिए दिख रहा होगा क्या होगा 115 का। ऑप्शन बताना है आपको, कौन सा सही होगा करेक्ट, बताइए। और जितनी भी महा मैराथन क्लासें हो रही हैं हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो सभी को महा मैराथन क्लास नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका एक तरह से रिवीजन जैसा ही हो रहा है, ठीक है। बताइए 115 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो पायरोमेट्रिक कोन दिया है इसका संबंध टेराकोटा से ही है। और पॉइंटेड जिचल दिया है तो ये दिया है स्टोन कार्विंग। और फिर गॉस दिया है तो इसका संबंध वुड कार्विंग से हो जाएगा। और ल्यूटो जो है ये फिर कौन बचा? ब्रांज कास्टिंग, ठीक है। इस तरह से होगा। आगे, थिंकर किस मूर्ति की प्रसिद्ध कृति है? बताइए 116। आइए फटाफट से अब करते हैं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा रोंदा, ठीक है, या फिर अगस्त रोडिन भी बोल देते हैं इनको। इनका जन्म होता है 12 नवंबर 1840 में होता है। कब? 12 नवंबर 1840 में। कहाँ पर? पेरिस,
फ्रांस में होता है और यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। कौन थे ये? मूर्तिकार थे। और इनकी प्रमुख कृतियों में द थिंकर, द फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? लीडिंग, ट्रैकिंग, कार्निंग, लेजिबिलिटी। बताइए क्या होगा आंसर? 117। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन हाँ सी हो जाएगा, ये है कर्निंग। ठीक है, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को कर्निंग कहते हैं और किसी धातु या मिश्र धातु से ढले हुए वर्णमाला के अक्षरों को क्या कहते हैं? टाइप कहते हैं। किसको? किसी धातु या मिश्र धातु से ढले हुए वर्णमाला के अक्षरों को क्या कहते हैं? टाइप कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। और टाइप का समूह बनाकर और उस पर स्याही लगाकर छापने की कला को क्या कहते हैं? उसको हम मुद्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोशन पिक्चर, रोटोस्कोपिंग, मंगा, स्टॉप मोशन। बताइए हाँ क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए मोशन पिक्चर। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है आपसे, देखिए ये हैं आपके क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री बढ़ाने के लिए उपाय है? मीडिया मिक्स, मनी रिफंड ऑफर, उपभोक्ता प्रमोशन, बाजार खंडीकरण। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, मनी रिफंड ऑफर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्शन पेंटर कौन है? बताइए। जेम्स एंसर, डेगा, गॉसे, जैक्सन पोलाक। क्या होगा आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है बताएं क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा इसका? चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी ये है जैक्सन पोलाक। तो इनका जन्म कब होता है जैक्सन पोलाक का? 1912 में होता है। और मृत्यु कब होती है? 1956 को होती है एक सड़क दुर्घटना में, और जब ये मात्र 44 साल के थे। ठीक है, और ये अमेरिका के एक ख्यातिलब्ध चित्रकार थे। इन्हें एक्शन पेंटर के रूप में भी जाना जाता है और इनके कुछ प्रमुख प्रसिद्ध कृतियां भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेल एंड फीमेल, स्टेनोग्राफिक फिगर, द मून वुमेन, द सी वुल्फ, ट्रबल्स क्वीन, और आइज इन द हीट, लूसिकर और कंपोजिशन। ये इनकी मेन जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने आपको बताई। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेल एंड फीमेल, स्टेनोग्राफिक फिगर, द मून वुमेन, द सी वुल्फ, ट्रबल्स क्वीन, आइज इन द हीट और लूसिकर और कंपोजिशन। ठीक है, ये थी। आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताना है। रेनॉल्ड्स, रेनवायर, पिकासो, कॉन्स्टेबल। क्या होगा 121 का आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेनॉल्ड्स। क्या हो जाएगा? सर जोसुआ रेनॉल्ड्स यूनाइटेड किंगडम के 18वीं शताब्दी के महानतम चित्रकार थे। उन्हें पोर्ट्रेट बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त थी और इनकी प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी हैं? द एज ऑफ इनोसेंस, द इन्फेक्ट सैमुअल, द फैमिली ऑफ द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो और थ्री लेडीज एडॉर्निंग अ टर्म ऑफ हाईमैन। क्या है ये? थोड़ा सा बड़ी है। थ्री लेडीज एडॉर्निंग अ टर्म ऑफ हाईमैन, ये भी इन्हीं की कृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, बसावन कौन सी शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, पाल। क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है मुगल। ठीक है, अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन को प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था और 16वीं शताब्दी की भारतीय कलाकार में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन की बहुत प्रशंसा की है और रज़्मनामा, सहारिस्ताने जामी, दरावनामा और अकबरनामा आदि ग्रंथों में हमें बसावन द्वारा निर्मित चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, 123 पे आते हैं। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? वीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार।
123 क्या होगा आंसर? हाँ, ऑप्शन सी होगा। ये है तैयब मेहता। इनका जन्म गुजरात के कपाड बगंज नामक गांव में होता है और कला की उच्च शिक्षा इन्होंने 1947 से 1952 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ली थी और वह बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अग्रणी सदस्य भी थे। ठीक है, और सेलिब्रेशन, ट्रिप्टिस, गिरता हुआ शरीर और एक औरत का शरीर इत्यादि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ठीक है, और 1970 में इन्होंने कुशल नामक फिल्म, मतलब 1970 में ये कुशल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 1970 में इन्होंने कुशल नामक फिल्म, जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित थी, इसका निर्माण किया था और जिसके लिए 1971 में इनको फिल्म फेयर क्रिटिक्स का पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने आपको बता दी है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? इंटेग्लियो, रेज्ड सरफेस प्रिंटिंग, रोटोग्रेव्यूरे, फिर है प्लेनोग्राफी। क्या होगा 124 का? सभी लोग बताएंगे। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन को बिल्कुल से फोकस देकर पढ़ना है। क्या होगा आंसर? हाँ, ऑप्शन डी जिसने दिया है प्लेनोग्राफी, उसका बिल्कुल करेक्ट है। लिथो छपाई पत्थर पर चिकनी वस्तु से लेख लिखकर या डिजाइन बनाकर उसके द्वारा छाप उतारने की कला है और छपाई की इस विधा में सतह प्लेनोग्राफी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरेन दास कौन है? चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट, कवि। क्या होगा आंसर 125 का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। 125 का आंसर क्या होगा? सभी लोग करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राफिक आर्टिस्ट है। कौन है ये ग्राफिक आर्टिस्ट? हरेन नारायण दास एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार थे जिनका जन्म 1 फरवरी 1921 में कहाँ पर? दिनाजपुर बांग्लादेश में हुआ था, जबकि मृत्यु कहाँ होती है? 1993 में प्रिंट मेकिंग कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त में होती है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आज आपकी क्लास जो थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, हमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है, बाकी आप लोगों को लग रही है कि नहीं लग रही है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग तो हाई फाई रहते हैं, पता नहीं आपको लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो कुछ नहीं, डेली आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है। ठीक है, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 125 में 124 की यहाँ तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये 8000 क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। पसंद आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। चलिए।